बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत। ये केस अपनी नोयत का एक मुनफरिद केस बन चुका है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इस केस में जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी हैं, 2 बार बेंच टूट चुका है और फिर इस केस के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है वो बेंच की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन को खड़ा करता है। और इन क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और मुख्तलिफ वकला से बात करेंगे। अदालत की जानिब से 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। ये 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत को आगे बढ़ा रहा है और इससे कबल जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। 5 रुकनी ये बेंच जो है ये 3 रुकनी बेंच में कन्वर्ट हो गया है। फुल कोर्ट की अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई थी, चीफ जस्टिस ने वो इस्तदा मुस्तरद कर दी है और कहा है कि हम ऑलरेडी इस केस में अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं। आप सिर्फ हमसे इस्तदा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये हमारी सवाबदीद है उसको एक्सेप्ट करना या नहीं, क्योंकि आइन और कानून हमें फुल कोर्ट बनाने पर पाबंद नहीं करता। दूसरी जानिब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस तमाम केस के हवाले से ये जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और यहाँ पे बंद कमरों में जो जजेस के इख्तलाफात थे वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। आज ऑब्जर्वेशन देते हुए चीफ जस्टिस ने गुस्सा भी किया, उनकी आवाज़ भी भर आई और वो ज़ोर से बोले भी। तो वो रिमार्क्स भी पर्टिकुलरली आपको बताएंगे कि क्या रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, वकला से भी बात करते हैं कि वकला इस हवाले से क्या सोचते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता ताहिर साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्राइसिस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये क्राइसिस जितना गहरा होता जा रहा है, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद कानूनी पेचीदगियाँ भी आती जा रही हैं, उस तरह से ये केस जो है अब 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तो अता ताहिर साहब से पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से किस तरह से देख रही है, मौक़िफ़ क्या है। 3 रुकनी बेंच अब इस केस को आगे लेके बढ़ रहा है और लग ऐसा रहा है कि यही बेंच ऑर्डर देगा, तो क्या वो मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, एक मुक़द्दम इदारा है, एक मोहतरम इदारा है, आइन की पासदारी इस इदारे का एक फ़र्ज़ है, मगर जिस तरह कौम तकसीम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ तकसीम है, पोलराइजेशन है, डिवीज़न है सोसाइटी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक वाहिद इदारा है जहाँ ये डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर शदीद तकसीम नज़र आ रही है। जज साहिबान के आपस में इख्तलाफात खुल के सामने आ चुके हैं और इतने शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि आज सीनियर प्यूनी जज के ऑर्डर को रजिस्ट्रार के एक सर्कुलर के तहत उसकी नफ़ी कर दी गई। अब जज साहबान चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब मेजॉरिटी ऑफ जजेस का एतमाद खो चुके हैं। बात यह है कि आप हमारे फ़ैसले तो करें, ज़रूर करें, कौम के फ़ैसले करें, आइन की तशरीह करें, पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें। मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को एक बड़े के तौर पे, एक चीफ जस्टिस के तौर पे तमाम फुल कोर्ट को बिठाना चाहिए और बैठ के पहले अंदर की तकसीम ख़त्म करें, अंदर की लड़ाई ख़त्म करें, फिर बाहर के मामलात की तरफ आएँ। अगर इदारा इसी तरह तकसीम रहा और ये तनाज़ा चलता रहा तो फिर कोर्ट के ऑर्डर्स की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और कोर्ट के ऑर्डर कौन मानेगा कि जब आके ये 9 मेंबर बेंच से 3 मेंबर बेंच पे हो गया, 3 से 1 पे चला जाएगा। तो ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान की तारीख़ का एक ये स्याह बाब है जिससे हम गुजर रहे हैं, मगर इस तनाज़े को हल होना चाहिए। अंदर बैठें बिल्डिंग के, अपने तमाम जजेस को बुलाएं, गिले शिकवे दूर करें और बैठ के इस मामले पे फुल कोर्ट बना दें। हमें काबिल कबूल है, अपोजिशन को काबिल कबूल है, तो फिर अपनी तकसीम की वजह से जो तनाज़ात पैदा हो रहे हैं उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब हैं और कोई नहीं है। 4-3 के अगर बात करें, पहले अगर ये आप थोड़ा सा इसकी आप सीक्वेंस को भी देख लेना। पहले आप लोगों ने 4-3 का कहा, चीफ जस्टिस ने और दीगर जो वकला थे उन्होंने ये भी बात की कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच का एक ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें 9 जजेस ने सिग्नेचर किए थे। रिकॉन्स्टिट्यूट उन्होंने 5 मेंबर बनाए, उन 5 में से अब फिर 2 ने इनकार कर दिया है। तो वो तो ये कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूट जब हो गया तो 5 रुकनी बेंच का ही फैसला माना जाए। आपने सीक्वेंस की बात की, मैं आपको तरह से टेपे ले जाता हूँ। जो हमारी गवर्नमेंट ख़त्म करके किसी और को गवर्नमेंट दी गई, आइन की तशरीह किसने की? इन्होंने की ना, और वो आइन की तशरीह हमारे नज़दीक गलत है, उन्होंने आइन को रीराइट किया। अगर वो ये काम उन्होंने गलत किया, उस गलती को कवर करने के लिए आज तक वो गलतियाँ करते जा रहे हैं और गलतियाँ होती जा रही हैं। तो देखें, जब उन 4 जजेस में से
दो कह रहे हैं कि हम उन दो जजेस की तायद करते हैं और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हमने साइन नहीं किया हुआ, और वो कह रहे हैं 4-3 है और वन मैन शो ख़त्म होना चाहिए और ये इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट बन गई है, तो फिर उन दो जजेस की भी एक राय है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इक्वल मेंबर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यही तनाज़ा है ना, तो इसको हल करें। 63 की आपने कहा पार्टी हेड डिक्टेटर होता है, वो अपनी मनमानी करता है, मन मर्जी के फैसले करता है, तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए इस प्रोसीडिंग को रोक के तमाम जजेस बैठें, आपस में तय करें कि ये फुल कोर्ट बैठना है, अंदर के तनाज़े को भी हल करें, बाहर के तनाज़े। देखिए अब तो फुल कोर्ट नहीं बैठ रहा, 3 रुकनी बेंच ये केस का फैसला करेगा, तो इस केस के फैसले के हवाले से मुस्लिम लीग नून क्या जवाब देगी? हमारे नज़दीक इस 3 रुकनी बेंच की फैसले की कोई वक़्त नहीं है। क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे इतनी बड़ी बगावत हो गई है कि अंदर कोई जज इस बेंच में बैठने के लिए तैयार नहीं, ढूंढ ढूंढ के लोगों को बिठाया जा रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है इलेक्शन कराएं, आप नहीं कराएंगे? नहीं, देखिए फैसला देखते हैं ना क्या आता है, अभी प्रोसीडिंग शुरू होने दें, इस पे कमेंट ज़रूर करेंगे, मगर इस बेंच की ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है क्योंकि अंदर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके। थैंक यू। जीरो क्रेडिबिलिटी का मतलब तो यही है ना कि सर जो भी ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्डर आता है आप उसे मानेंगे नहीं। आप जब सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर नहीं मानेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक तौहीन अदालत की तरह। नहीं, मैं यहाँ पे तो कमेंट कर नहीं ना सकता, जो हमने मारूजात करनी है वो हम कोर्ट में करेंगे, और कोर्ट में हम क्या बात करेंगे ये हम अभी तय कर लेंगे, मगर कोर्ट में हमने बताएंगे कि आप तनाज़ात को हल करें। आप बाहर का तनाज़ा कैसे हल कर सकते हैं 3 लोग मिलके, जब आपके पूरे फुल कोर्ट को बैठना चाहिए? तो मैं नहीं समझता कि जो ज़ीरो क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो इन तमाम जो मामलात माजी में हो उनकी बेसिस पे कर रहा हूँ, और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मगर हम ये बात बाहर माइक पे कैमरे पे करने की बजाय कोर्ट के सामने रूबरू खड़े होकर करेंगे। आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन फॉर XYZ रीजंस आप लोग फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हुकूमत की जानिब से, तो कितना डिले कर सकता है, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए, इलेक्शन हो, मगर हमारी एक डिमांड है, सिर्फ 63A की गलत तशरीह और एक शख्स की ज़िद और अना की वजह से इलेक्शन 2 असम्बलियों के लहदा ना हो। बलूचिस्तान का क्या कसूर है, सिंध का क्या कसूर है? बैक वक्त इलेक्शन हो पूरे मुल्क में, आप अक्टूबर में करा लें। तो आप तोड़ दें असम्बली बैक वक्त। देखिए हम असम्बली क्यों तोड़े, हमें 63A इन्होंने हमें आइन की गलत तशरीह की है ना, ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि पूरे मुल्क में एक टाइम पे इलेक्शन होने। आर्टिकल 224 की रूह ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। आपको इंडिया की एग्जांपल दूं, इंडिया में कोई ऐसा एक सूबा नहीं है कि जिसके फैसले की वजह से नेशनल जो इंडिया का इलेक्शन है उस पर इफेक्ट हो। पंजाब 55% आपकी आबादी है, तो पंजाब के इलेक्शन का हर जगह इम्पैक्ट होता है। मुल्क में शफाफ इलेक्शन तब होंगे जब बैक वक्त हमें रैशनैलिटी के साथ देखना है ना। अब तो असम्बली टूट चुकी है, आप कह रहे हैं 63A में दोबारा जाएं। राइट नाउ असम्बली टूट चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स तभी करेगी जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन कोई लेके आएंगे। उस हवाले से रिवर्सल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कहते हैं, हाई कोर्ट में पड़ी है ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पहले उनकी बनती है। बात सिर्फ इतनी है सर, अब एक असम्बली टूट चुकी है, उसके 90 दिन में आइन में इंतखाबात लिखने, आप मेरे साथ ये एग्री कर रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, फिर क्या मसला? आर्टिकल 224 क्या कहता है? आर्टिकल 224 ये कहता है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर का एक सेटअप होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। अब ये कहीं नहीं लिखा कि 90 दिन में कराओ वरना फिर इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस है। आर्टिकल जो आइन का 254 है जो कहता है कि कोई ऐसी चीज़ जो टाइम के अंदर ना हो सके, दैट शैल नॉट रेंडर इट इनवैलिड। इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 कहती है, आप 58। मैं बात खोल देता हूँ। आप जिस बेंट ऑफ माइंड से बात कर रहे हैं ना, इमरान खान के जो सहूलतकार हैं जो अदलिया में बैठे हैं, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट प्लेट में रख के उसको दी, उसने पंजाब गवर्नमेंट तोड़ी, प्रेशराइज किया इलेक्शंस के लिए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत इलेक्शन में जाएंगे, इस धौंस धांधली के तहत इलेक्शन में नहीं जाएंगे। You are saying कि judges are the facilitator of इमरान। जी, कुछ इमरानदार जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान को फैसिलिटेट किया, जिसके राब्ते हैं, जो समझते हैं कि Can you name them? ये 3 बैठे हैं ना, और मैं क्या कहूँ। अच्छा, ताहिर सर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे और जो उन्होंने गुफ्तगू की आपने सुनी। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कुछ मजीद रहनुमाओं से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो क्राइसिस बना है वो मजीद गंभीर होता दिखाई दे रहा है। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच बनाया है, वो केस की समाअत कर रहा है, लेकिन PDM 11 जमातों को ये बेंच काबिल कबूल नहीं है। क्या होगा इस केस का मुकद्दर आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हमारे साथ कानूनी माहिर फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब से जानेंगे आज चीफ जस्टिस के जज्बाती रिमार्क्स, जिसमें चीफ जस्टिस ने खुलकर अपने दिल का हाल बयान किया और कहा कि तकरीबन 2 साल से ये सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस चलता रहा उसका वो हवाला दे रहे थे। चीफ जस्टिस इसी 3 रुकनी बेंच के हमरा यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन के हमरा ये केस सुनेगा मंडे को। क्या देखते हैं फैसल चौधरी साहब, ये 3 रुकनी बेंच का फैसला आएगा तो क्या ये तनाज़े का शिकार नहीं होगा? नहीं, देखिए, तनाज़ा का शिकार तो फुल कोर्ट का फैसला भी आए तो तनाज़ा, जब तनाज़ा करना है, मतलब ये तो यही तो जो चीफ साहब ने कहा है, जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आप जजमेंट अच्छी है बुरी उस पर तो बात नहीं होती, आप सतही बातें करते हैं, जजेस को टारगेट करते हैं, जजेस की फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं। और ऑडियोज़ आपने, उन्होंने फिर हुकूमत को लताड़ते हुए कहा कि ये जो आपने सबूत देखे हैं उनको देखा है आपने, कभी किसी की ऑडियो निकालते कभी किसी, उसको देखा है उसमें क्या सब्सटेंस है। पहले आपने फाइज ईसा की वजह से हमारे अंदर एक ज़ख़म है, फिर आप एक अनदर जज है उसको आप कर रहे हैं, तो आप जो हैं उस पर जब उन्होंने हमीदुर्रहमान साहब के बेटे हैं इकबाल हमीदुर्रहमान साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त जज रहे माजी में, उन्होंने कहा कि उनको शोकाज नोटिस हुआ तो वो इतना सेंसिटिव थे। और इकबाल हमीदुर्रहमान साहब को मैं जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वो वाहिद आदमी थे, वाहिद जज थे 2007 में पीस, जब 2 नवंबर के बाद उनको 3 नवंबर के बाद उनको एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा ऑफ़र की गई हर्फ लेने की, उन्होंने इनकार किया। वो वाहिद जज थे लाहौर हाई कोर्ट के जिनको ऑफ़र हुई और उन्होंने इनकार किया। बाकी जो वहाँ पे हीरो बन रहे थे उनको तो ऑफ़र नहीं की। वो वाहिद आदमी था, वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी था और उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिज़ाइन कर दिया था, ऑनरेबल प्रिंसिपल आदमी। तो ये तनाज़ा बनाना है सर, उन्होंने, वो कोई तनाज़ा की बुनियाद तो है नहीं, बस ये है कि 3 मेंबर ये है 3 मेंबर वो है। उस पर जो मुनीब साहब ने कहा फॉर्म शॉपिंग आप करना चाहते हैं, और ये जो बात आप बार बार कह रहे हैं फुल कोर्ट कह रहे हैं, फिर हुकूमत कह रही है, फिर हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, आपको पता है, अंदाज़ा है कि आप क्या कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप इन 3 मेंबरों के ऊपर आप मिसट्रस्ट करते हैं, उस पर बकरी हो गए कि नहीं वो तो ऐसी बात ही नहीं है कि जी मैग्नीट्यूड, उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड हम डिसाइड करेंगे, और सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला के लाइएगा, हम जो चीज़ें उनको चाहिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है पैसे दे दें, हम कर देंगे, सिक्योरिटी दे दें। सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम इस केस में टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं और फिलहाल हम वापस जाना नहीं चाहते, यानी वो फुल कोर्ट बनाने पर राज़ी फ़िलहाल नहीं हुए। लेकिन जो कि बार के सदर ने दरख्वास्त की है कि आप एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, उसमें ये डिस्कस कर लें। तो व्हाट डू यू थिंक, सुप्रीम कोर्ट इन 2 दिनों में बड़े अहम हैं, अब मंडे को इसकी समाअत होगी, क्या कोई चेंजेस आई जा सकती हैं? देखिए, ज़रूरत तो बहुत शदीद है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस कमरे में बैठे, कमरे को लॉक कर दिया जाए और जब खोला जाए जब ये सारे किसी कंसेंसस पे पहुँचे, यही हल है। और इसी जो जुडिशरी है वो मेहरबानी करके ये रियलाइज़ करे पाकिस्तान ट्रायल पे है, पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है, वो इनकी तरफ देख रहे हैं, आइन की तरफ देख रहे हैं, अपनी ईगो से, अपनी अनाउंस से बड़े हों और कोई फ़ैसला करें। आज पाकिस्तान बतौर रियासत इस इदारे की तरफ देख रहा है, अगर इस इदारे ने बतौर इदारा रहना है तो फिर अपने जो इख्तलाफात हैं उनको पीछे पर डाल के आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान को लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। क्या इमरान खान साहब अपने वकील के थ्रू ये बात कर सकते हैं, अगर आप इदारे की साख की बात करें कि आप, ठीक है, इमरान खान साहब भी इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाएं कि आप फुल कोर्ट बनाएं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं, तो अली ज़फ़र साहब के थ्रू आप ये कहेंगे कि फुल कोर्ट बनाएं? वो तो कल उन्होंने कह दिया कि देखिए, हम कह रहे हैं कि प्रोरोगेटिव है चीफ जस्टिस का, हम उस बात को नहीं मानते हैं कि जो ये बात वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात है। जो आइनी तरमीम जब तक नहीं होती, मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम चीफ जस्टिस ही रहेंगे। तो हम ये कह रहे हैं उनका प्रोरोगेटिव है, अगर वो बनाना चाहें तब भी हमें कोई इतराज़ नहीं है, नहीं बनाना चाहते इट्स अप टू हिम। हमें इन तीनों जजेस के ऊपर, पहले 5 जजेस के ऊपर फुल कोर्ट बेतारा अदारा, हमें ट्रस्ट है, हमें इसमें कोई इशू नहीं। सर, आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि बार्स को किस तरह से देख रहे हैं वकला? आपको पता है बार और बेंच
वो उनकी मिसाल दी जाती है कि दो पहिए हैं ये। तो क्या बार चीफ जस्टिस का साथ देंगी इस तमाम मामले में, या बार एक चूँकि अपना मौक़िफ़ भी रखती हैं, एक तो ख़ुसूसन चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, अगर दूसरी बात की जाए कि बार के वकला जो अभी हमें मुख्तलिफ बार तकसीम भी नज़र आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रही है कि चीफ जस्टिस बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो इसमें बार यूनाइटेड हो के चीफ जस्टिस का साथ देगी? देखिए, चीफ जस्टिस का साथ लाहौर में जो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ है उसकी प्रेस रिलीज़ आपने पढ़ी। वकला चीफ जस्टिस के साथ नहीं खड़े होंगे, वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे। देखिए, वकला आइन के नफाज चाहते हैं। वकला की जदोजहद कभी भी शख्सियात के गिर्द नहीं घूमती, असूलों के गिर्द घूमती है। हम ये चाहते हैं बतौर बार मेंबर कि आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ हो। इस पे कोई ऐसा वकील नहीं होगा आपको पाकिस्तान में मिले जो इस पे आपके साथ इकट्ठा ना हो। इस पे आपको किसी भी बार मेंबर से पता कर लीजिए, हर बार मेंबर रूल ऑफ लॉ चाहता है, आइन का नफाज चाहता है और हर इदारे को आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत काम करना देखता चाहता है। थैंक यू वेरी मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हम मज़ीद वकला से और सियासतदानों से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जो बेंच टूटा है, 2 बेंच अब तक टूट चुके हैं। पहले एक जज ने माजरत की, फिर दूसरे जज साहब ने माजरत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच के हमरा इस केस को आगे लेके जाएगा और मंडे को इस केस की समाअत होगी। नाज़रीन, हमारे साथ बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं। गौहर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो अज़खुद नोटिस केस है, इसकी कंट्रोवर्सी पे हम बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चूँकि बेंच हो गए, 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया। क्या समझते हैं अगर फैसला आता है 3 मेंबर बेंच का, तो वो किस हद तक माना जाएगा, काबिल कबूल होगा? वो 100% माना जाएगा इंशाल्लाह ताला। सबको काबिल कबूल होना चाहिए, सबको काबिल कबूल होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी, वो आइन और कानून के मुताबिक होगी। वो एक पिटीशन जो आप फाइल करते हैं ये उसके मुताबिक ही है। वो 2 जज भी सुन सकते हैं, 3 जज भी सुन सकते हैं। 3 जज को हम कहते हैं फुल बेंच। फुल बेंच ने ये फैसला कर दिया। फुल कोर्ट एक अलग चीज़ है। फुल कोर्ट तो कभी 25 सालों में नहीं बना, लार्जर बेंच बनते रहते हैं। इस केस के लिए भी लार्जर बेंच बना। ये जज की सवाबदीद है, वो उस केस को सुने ना सुने। बेंच बना, लार्जर बेंच के लिए बना। अब चौंकी जो ही पहले दिन हेयरिंग हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन एक जज साहब ने रिक्यूज़ किया, चौथे दिन दूसरे जज साहब ने रिक्यूज़ किया। जब जजेस की तादाद बेंच पे कम हो जाए तो रिमेनिंग जज साहिबान वो कंटिन्यू करके कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला बड़ा सिंपल इशू है, इसमें सारे लोग मानेंगे और बड़ी वक़्त होगी उस डिसीजन की। सर, आप इमरान खान साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में। मुझे ये बताएं कि अभी मेरी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात हुई है, जो कि आपको पता है इरफान कादर और अटॉर्नी जनरल का भी मौक़िफ़ है, उसको अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल होगा इस मामले की इम्प्लीमेंटेशन कराना अगर कोई डिसीजन आता है। तो ये चैलेंज किस तरह से आप देखते हैं? मैं समझता हूँ अगर ये इसको चैलेंज करते हैं, अगर वो रिव्यू फाइल करते हैं, रिव्यू उनका राइट है, आइन उनको ये राइट देता है, लेकिन रिव्यू में जजमेंट स्टे नहीं होता, वो तब तक कंटिन्यू करता है, उस पर अमल दरामद होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी उसको सस्पेंड और स्टे न कर दे। चूँकि ऐसा होना नहीं है, लिहाजा उस पर अमल दरामद हर सूरत होगा। मुझे ये बताएं सर कि अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन से आगे ये मामला लेके जाती है, जो कि अभी ऑब्जर्वेशन से भी लग रहा है, तो क्या देख रहे हैं, व्हाट वुड बी द फेट ऑफ दिस केस? अगर हम थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये बताएं कि क्या मुतवक्का फ़ैसला हो सकता है? मुतवक्के फैसला जो अभी आ सकता है, ऑब्वियसली 30 अप्रैल को तो इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया और 22 तारीख से लेके आज के दिन तक उसमें बड़े क्रूशल स्टेप होने थे। उसमें जो नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी कंप्लीट होने के बाद उस पर अपीलें थी, तो वो प्रोसेस रुक गया, वो प्रोसेस दोबारा होना है। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो मैक्सिमम 2 हफ्ते तक अगर डिले हो सकता है तो वो होगा। अदरवाइज़ मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर जजमेंट इम्प्लीमेंट करेगा, सारे इदारे उनके सपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाना भी आता है, पर मेरा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंटेशन बेंच की ज़रूरत नहीं होगी, इदारे अज खुद इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या इमरान खान को खुद नहीं कहना चाहिए कि फुल कोर्ट बना दिया जाए कि एक दफ़ा जो फैसला है इस कंट्रोवर्सी से निकले? देखिए, कल खान साहब ने ट्वीट किया, खान साहब ने कहा है कि जी लार्जर बेंच बनाएं, मौजूदा बेंच सुने, आप फुल कोर्ट बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, हमारी इल्तिजा नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, हम पिटिशनर हैं, हम कहते हैं चीफ जस्टिस का जो फैसला होगा हमें कबूल है। थैंक यू वेरी मच। गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे। मुख्तलिफ कानूनदान से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुतवक्का फ़ैसला क्या हो सकता है अगर इसी केस को आगे बढ़ाया जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के माया नाज रिपोर्टर। हसनात साहब, मुझे ये बताएं कि आपने इससे पहले
इतना क्राइसिस देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस हद तक तकसीम हो और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस इस तरह से आज जिस तरह से जज्बाती एक तकरीर चीफ जस्टिस की जानिब से की गई, जो मामलात उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात बाहर आ रहे हैं। काफ़ी अरसे से आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि पहले कोई इस किस्म की तकसीम कहा जाता है कि 1997 में जब सजाद अली शाह के टाइम पे था ये मामला, लेकिन अब जो हालात हैं वो लायज़ मूवमेंट के बाद जब अदलिया बहाल हुई तो पहली दफ़ा इस तरह मामला हुआ। तो लेकिन मुझे आज बहुत से सरप्राइजेज मिले। एक ये कि ये तो डिवीज़न तो है ही है, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, हर एक गवर्नमेंट को दिया है, ख़ासकर उन्होंने डिफेंस अथॉरिटीज़ को दिया है, डिफेंस सेक्रेटरी को समन करना कि जी आप क्यों नहीं जो सिक्योरिटी फ्राहम करते। तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ही टेनोर में इलेक्शन कराएंगे और करा के रहेंगे अगर वो रहेंगे चीफ जस्टिस। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि जो एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड जो सुप्रीम कोर्ट में होती है वो चीफ जस्टिस की होती है, तो चीफ जस्टिस के पास लामुतना ही इख्तियार होते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो लग रहा है कि उनसे झिझक रह गई है, और आज जिस कॉन्फिडेंस से वो बैठे थे और आखिर में उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हम फुल कोर्ट नहीं बनाते, ये फोरम शॉपिंग नहीं होगी, और जो हैं जो यही हम फैसला करेंगे, आप बताएं 8 अक्टूबर किस तरह जस्टिफाइबल है, नहीं है तो फिर हम आपको डेट दे देंगे। तो फिर ये बात है कि जी वो 8 अक्टूबर मानने को तैयार नहीं है, और बजट की जो एक्सक्यूज़ है उसको भी वो कहते हैं कि हम फंड अरेंज करके देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों ये चीज़ें आज बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो आज उन्होंने सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को क्लियर इंडिकेशन, चैलेंज तो खैर वो चीफ जस्टिस के पास पावर होती है, क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि अगर आप कोर्ट की वायलेशन करेंगे आर्डर की जो हम करेंगे इलेक्शन में, तो फिर आपको जो है वो आप उसके खिलाफ। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये क्राइसिस मज़ीद बढ़ेगा? देखें बढ़ेगा तो सही, अभी क्या देखें, अगर चीफ जस्टिस को कोई थोड़ा बहुत चैलेंज हो सकती है अथॉरिटी उनकी विद इन हो सकती है, विद इन भी हो गई है, उसका भी उन पर असर नहीं पड़ा, वो उस पर अपनी जगह पे कायम है और वो डिटर्मिन है, और वो आज वो जज्बाती हो गए। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि जिससे उनकी बातों से लगा कि जस्टिस सैयद मज़ाहिर अकबर नकवी खिलाफ रेफरेंस कंप्लेन बेमैनी है, मैं कार्रवाई नहीं हम नहीं करेंगे। और जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइसा केस में के बाद 2 साल भुगता है हमने क्राइसिस, और जो डिवीज़न आई है अब हम किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये भी उनका पैगाम बड़ा वाज़ेह था। असनाद साहब, आखिरी सवाल का जवाब दें कि चीफ जस्टिस बार के मेंबर से भी मिलने जा रहे हैं, मुलाकात होगी इन चैम्बर, कोई आउटकम देख रहे हैं उसकी कोई पॉजिटिव, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली जाए? देखिए मेरा ख्याल है कि नहीं, वो जजेस के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें ये बेंच में अगर फुल कोर्ट मामला ये है कि आप नेशनल पॉलिटिक्स को शेप दे रहे हैं 3 जजेस, और 3 जजेस पे भी और एक पे एतराज़ भी आया है कि वो जैसे इजाज़ पे, और कि जी आप माइंड डिस्क्लोज करके, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं रोके। तो मेरा ख्याल नहीं है कि दूसरी तरफ ये जजेस की ईगो भी बहुत ज़्यादा है, और दोनों साइड जो हैं वो फुल कोर्ट अगर चीफ जस्टिस बना देते, उनको ये अंदाज़ा मेरे ख्याल था कि मामलात फिर लंबे हो जाते और चीज़ें मेन इशू से हट हो जाती। अब उनका मेन इशू ये है कि इलेक्शन कराएं और हिस्ट्री में अपने आप को याद रखें। थैंक यू वेरी मच। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं JUIF के और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर 3 रुकनी बेंच ही इस केस की समाअत कर रहा है, मंडे तक ये केस मुलतवी कर दिया है, फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं ख़ुसूसन JUIF किस तरह देख रही है? देखिए हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी और जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करें, वो अटॉर्नी जनरल ने की है और वो रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्ट नॉट इन मेरा ख्याल है इन राइटिंग नहीं हुई, मगर ज़ुबानी तौर पे आपने देख लिया कि ओवर रूल हो गई है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमें फ़रीक बना लें, फ़रीक भी नहीं बनाया, तो फ़रीक ना बना के और उसके बाद जो है ना वो इस रिक्वेस्ट को जो है बग़ैर किसी तहरीरी आर्डर के रिजेक्ट करना मेरा ख्याल है बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है।
एक चीज़ जो आपने सब ने ऑब्जर्व की होगी कि वो कह रहे हैं कि जी ठीक है 30 अप्रैल को भी छोड़िए और 8 अक्टूबर की आप तो जस्टिफिकेशन दीजिए या इससे पहले की किसी डेट पे आइए। तो अब मामला सिर्फ मेरा ख्याल है इतना ही रह गया, इससे ज़्यादा का मामला शायद कुछ भी नहीं रहा। तो देखते हैं अभी इसके बाद मंडे को क्या होता है। वो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फुल कोर्ट की, ये इख्तियार तो मेरा है। तो बिल्कुल इख्तियार उनका है, इख्तियार उनका है। बात सिर्फ इतनी सी है, मेरा बहुत अदब का एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जब बेंचेस बनाते हैं, बेंचेस बनाना चलो एक ले मैन की फॉर्मेशन ऑफ बेंच जो है ना वो ले मैन की समझ में ना आया, मगर एक वकील की समझ में आना चाहिए, या फ़र्ज़ करिए आप सारा दिन यहाँ होते हैं आपकी समझ में आना चाहिए। तो ये फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस जब आपकी समझ में ना आए तो उस दिन से जो है ना एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। भले आप जो है ना हक पे हों, मगर इसके बावजूद उसमें से ऐसी बातें निकलना शुरू हो जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का कोई तरीकाकार वज़ा होना चाहिए। आज चीफ जस्टिस ने जिस तरह से जज्बात में बात की, बिल्कुल उनकी आवाज़ उभर आई। वो तमाम रिमार्क्स जो वो कह रहे हैं कि मेरा इदारा ट्रायल पे रहा है 2 साल, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा वाले मामले पर, उन्होंने कहा कि हमें पनिश किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की यूनाइटेड थी और वो यूनाइटेड के बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दराड़ जो आई है, उन्होंने बहुत सारी वजूहात बयान की। एक तो वो ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें कि चीफ जस्टिस इतने जज्बाती क्यों हुए थे? देखिए उनको तो बिल्कुल जज्बाती नहीं होना चाहिए। अगर बात जज्बाती होने की है तो मैं उनसे ज़्यादा अच्छी जज्बाती तकरीर कर सकता हूँ। वो उनके लिए गैर मुनासिब है। हम ये जज्बात हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए हुआ करते हैं। तो दरारें थोड़ी सी नहीं हैं, तो दरारें बहुत सी हैं। हमारा अपना अदारा है ना, और हमें इस पे दुख भी होता है। हमको कोई खुशी नहीं होती है खुदा न खास्ता कि ये जो दरारें हैं। देखिए चीफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, मगर बात यह है कि अगर किसी की लीडरशिप में मामला ठीक नहीं चल रहा है तो क्वेश्चन जो है लीडरशिप होगी। इसलिए जो ना उनकी लीडरशिप में जो कुछ होना चाहिए, लोगों को साथ लेके, लोगों से मुराद जजों को साथ लेके उनको चलना है और बेहतर अंदाज में चलना है। और इसमें अगर किसी और में कोई कमी वो देखते भी हैं तो वो उनकी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको ओवरकम करें। सर आपका नहीं ख्याल कि सिर्फ चीफ जस्टिस का इस मामले में कसूरवार नहीं है, इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में राइट नाउ जिस तरह से मीडिया पे ख़बरें चलाई जाती रहीं, जिस तरह से लेटर शेयर होते रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने ये दरारें डाली हैं। यकीनन जो है ना बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर मेरा पॉइंट और है। मेरा पॉइंट ये है कि लीडर अगर बहुत अच्छा भी हो, जो उसको लीड कर रहा हो, जो उसको हेड कर रहा हो, मगर स्टिल उस मामलात को ठीक करके लेके चलना लीडर का कमाल होता है, और यही लीडरशिप क्वालिटी है। सर बार का क्या मौक़िफ़ होगा? आप क्या समझते हैं कि बार से खसूसी तौर पे चैम्बर में मुलाकात का भी कहा है, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चेंजिंग आएगी? देखिए एक जो हम में सब में जो प्रॉब्लम आ गया है कि हक और सच में जो है ना हम अपनी जो है ना वो डिवीज़न का शिकार हो गए हैं। अगर मैं JUI का हूँ तो मैंने JUI के मौक़िफ़ को लेके चलना है, वही लाइन पकड़नी है। बार भी इस वक्त डिवाइडेड है। बार आपके सामने जो है ना उसके 2 धड़े हैं, एक धड़ा पाकिस्तान बार काउंसिल वाला है, एक धड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब वाला है, या उनके साथ जो चंद मेंबर हैं वो वाला है। अब इसमें इस डिवीज़न को कैसे दूर करना है, वो डिवीज़न जो है ना यहाँ पे भी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, मगर शायद हमारे में भी प्रॉब्लम है। सर आखिरी सवाल करूँगा आपसे, मुतवक्का फ़ैसला क्या देख रहे हैं आप? फैसला तो अनाउंस हो गया। अनाउंस पहले हो चुके हैं। आपने सुन लिया, अभी उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन होंगे, वो 90 डेज़ की बात, वो 90 डेज़ से हम कुछ निकल चुके हैं। इलेक्शन तो हम भी कहते हैं कि होंगे। वो कहते हैं कि या तो अक्टूबर की जो डेट आपने दी है उसकी कोई जस्टिफिकेशन दे दें, अदरवाइज़ जो है ना 30 अप्रैल से तो मामला आगे निकल गया है। अब उसके बाद कोई आगे की मिनिमम बेरस टाइम दें, ये फैसला है। ये आपको ये फैसला दे चुके हैं चीफ जस्टिस ऑलमोस्ट लाउडली जो उन्होंने कहा है, तो उसी को हम फैसला समझते हैं। बीइंग इन गवर्नमेंट, क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा? जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला तो है, उसकी कानूनी वक़्त और हैसियत तो है। देखिए लॉ ऑफ लैंड 2 तरह से होता है। एक लेजिस्लेशन जो हम पार्लियामेंट में बैठ के करते हैं, और दूसरा लॉ ऑफ लैंड जो है जो सुप्रीम कोर्ट कह देती है और उसका बाइंडिंग इफेक्ट हुआ करता है। हमको फैसला पसंद आए ना आए, उसका बाइंडिंग इफेक्ट है, हमको मानना है और सबको मानना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रैशनल कमेंट्स सर। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़ैसला जो भी आए, लॉ ऑफ लैंड जो है उसको मानना पड़ेगा। 3 रुकनी बेंच चाहे वो फ़ैसला दे, लेकिन वो बाइंडिंग होगा हुकूमत के लिए। अभी हमसे बात करते हुए तार साहब ने जो है वो कहा था
कि अगर फैसला आया तो उसकी लेजिटिमेसी कुछ नहीं होगी, हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड्स बात की जाए, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ जाता है तो वो हुकूमत के लिए बाइंडिंग होगा, इलेक्शन हुकूमत को कराने पड़ेंगे। 90 दिन से मामला थोड़ा सा आगे निकल गया है, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन हमने बेरस मिनिमम टाइम यानी कम से कम वक्त में इसको तय करना है। और अगर आप 8 अक्टूबर की जिस तरह से आपने डेट दी है तो उसको आप साबित करें कि ये 8 अक्टूबर की डेट जो है लेजिटिमेट है, आपने ये क्यों दी है और इसके पीछे क्या ठोस वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको मानती है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो फैसला है वो काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बेरस मिनिमम टाइम में ये इलेक्शंस करवाएगी। 90 दिन से आगे मामला निकल गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पे कह रही है कि आइन और कानून के तहत हमने ये इलेक्शंस जो है इनका इनेकाद, ये हमारी कानूनी और आइनी तौर पर जिम्मेदारी है कि हम इस हवाले से फ़ैसला दें। 3 रुकनी बेंच का ही एक्सपेक्टेड है कि वो फैसला होगा। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट से कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।